नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक ही खबर है जो अच्छी भी है बुरी भी है। तो अच्छी खबर है देश की सुरक्षा के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए, और देश की जो ताकत बढ़ रही है, खास तौर से इस सरकार के आने के बाद। मैं बार बार कहता हूं, जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स में भारत का दबदबा बढ़ा है, उसकी दृष्टि से अच्छी खबर है। वो खबर बुरी किसके लिए? खबर तो एक ही है। बुरी खबर किसके लिए है? कांग्रेस और एनडीए अलायंस की जो पार्टियां हैं और उनका जो इकोसिस्टम है, उनके लिए। मुद्दा है चीन का। चीन के साथ आपको मालूम है कि सीमा पर लद्दाख में गतिरोध चल रहा है पिछले 4 साल से। अब चीन के बारे में अगर आप जानते हैं तो उनकी बड़ी सोची समझी और एक तरह से कहें सफलता से लागू की हुई पॉलिसी होती है सलामी स्लाइसिंग की, कि वो सीधे लड़ाई नहीं करते। वो 62 के युद्ध को छोड़ दीजिए, एक आध और छोड़ दीजिए। सलामी स्लाइसिंग मतलब थोड़ा सा 10 मीटर आगे बढ़ गए, 15 मीटर आगे बढ़ गए, विवाद हुआ, 5 मीटर पीछे हो गए, फिर 10 मीटर बढ़ गए। ये है उनकी सलामी स्लाइसिंग की रणनीति, जिसके कारण भारत के बहुत बड़े हिस्से पर वो अब तक कब्जा कर चुके हैं। यही कोशिश उन्होंने डोकलम में की थी और फेल हो गए। यही कोशिश उन्होंने लद्दाख में की, सफलता नहीं मिली, गतिरोध हो गया। जो स्थिति थी उससे क्या बदला? एक कि दोनों सेनाओं का जो पेट्रोलिंग पॉइंट था, उस पर भारत की सेना जहां तक पेट्रोलिंग करती थी, चीन ने रोक लगा दी। चीन की सीमा जहां तक पेट्रोलिंग करती थी, भारत ने रोक लगा दी। तो इस गतिरोध से पहले जो पेट्रोलिंग पॉइंट थे दोनों सेनाओं के, वो विवाद में आ गए। एक मुद्दा तो ये हुआ। उसके अलावा चीन का आप इतिहास उठाकर देखें, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दूसरा ऐसा उदाहरण मिलेगा जब चीन की सीमा पीछे हटने को तैयार हो। जिस संदर्भ में ये मैं बात कर रहा हूं, ये सबसे ताज़ा खबर है। ये 25 सितंबर की खबर है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के बीच में गतिरोध दूर करने के लिए बातचीत चल रही है। बहुत से मुद्दों पर हमारी आम सहमति बन गई है और कुछ मुद्दों पर सहमति बनाने का प्रयास हो रहा है। आपको याद दिला दें, 12 सितंबर को इसी महीने हमारे विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में एक सवाल के जवाब में कहा था कि चीन और भारत के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो विवाद हैं, उनमें से 75% सुलझा लिए गए। तो ये जो पेट्रोलिंग का मामला था, ये हमारा, ये तुम्हारा, ये सब ये मुद्दे जो यथास्थिति 2020 के पहले थी, उसको ज़्यादातर जगहों पर बहाल कर दिया गया। 2 बड़े पॉइंट है, एक डेमचौक और दूसरा डेप्सांग, जिसका मुद्दा अभी तक नहीं सुलझा है। इसी को सुलझाने की कोशिश हो रही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि उनके विदेश मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एशियन अफेयर्स के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने मुलाकात की चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत से, और दोनों के बीच में बात हुई। इसके अलावा दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई। और अभी ब्रिक्स की बैठक के समय चीन के विदेश मंत्री और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोवल के बीच में बैठक हुई है। दोनों देशों का मानना है कि बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, बहुत ही जल्दी सारे मामले को सुलझाने की घोषणा हो सकती है। अब आप समझिए कि चीन को पहले समझिए। चीन के लिए ये सबसे बड़ा झटका है। हालांकि चीन कभी स्वीकार नहीं करेगा और इस भाषा में शायद इस समय बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन चीन पीछे हटा हो कभी अपने स्टैंड से, ये शायद ही किसी को याद हो। कोई ऐसी एक आध अपवाद स्वरूप घटना हुई हो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन डोकलम में भी यही हुआ था, गलवान में, और जो है एलएसी पर जो कुछ हो रहा 4 साल में, उसमें भी भारत की सेना 1 इंच ज़मीन कंसीड करने को तैयार नहीं हुई। चीन के लिए ये अकल्पनीय बात थी कि भारत इस तरह से अड़ सकता है। उसका जो अनुभव रहा है अभी पिछले 77 साल का, वो ये रहा है कि दबाव डालो तो अगर आप 2 किलोमीटर आगे बढ़ गए हैं तो बातचीत होगी, उसमें 1 किलोमीटर कंसीड कर दो, पीछे आ जाओ, 1 किलोमीटर तो ले लो।
यही रणनीति सफलतापूर्वक वो लागू करते रहे। इस बार ऐसा हुआ है कि 1 इंच कब्जा करने का मौका नहीं मिला। याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने जब ये बात कही थी 2020 में, जब ये मुद्दा उछला था, शुरू हुआ था, तब कहा था कि न कोई अंदर आया है, न किसी ने कोई कब्जा किया है। ये ऑल पार्टी मीटिंग में बात हुई थी। अपेक्षा ये थी कि कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरी पार्टी, चूंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सीमा की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, तो इसकी बात, बैठक की बात बाहर नहीं जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने न केवल बाहर किया, प्रधानमंत्री का आज तक मजाक उड़ाते हैं। सैकड़ों हजारों मीम्स बन चुकी हैं इस पर, और हर बहस में जब भी चीन का मुद्दा आता है, एलएसी का मुद्दा आता है, कांग्रेस के प्रवक्ता और उसके साथी दलों के प्रवक्ता इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो एक ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते जब कांग्रेस की सरकार के समय इस तरह का गतिरोध आया हो और भारत ने कुछ भी कंसीड न किया हो, या चीन अपनी जगह से पीछे हटने को तैयार हो गया हो। 1962 में तो 42,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। क्या किया उसके बाद सरकार ने? कुछ नहीं कर पाई। वो सरकार, वो पार्टी सवाल पूछती है आज की सरकार से। सरकार से सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। जो भी सत्ता में उस समय होगा, सवाल उसी से पूछा जाएगा, उसी से पूछा जाना भी चाहिए। लेकिन सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि आप विश्वास किस पर करेंगे? अपनी सरकार पर अविश्वास कर सकते हैं। तो शंका आपके मन में हो सकती है कि सरकार जो कह रही है वो पूरा सच बता रही है कि नहीं बता रही है। आप डिफेंस मिनिस्ट्री पर, डिफेंस मिनिस्टर पर शंका कर सकते हैं, उनके बयान पर। संसद में दिए गए बयान पर भी शंका कर सकते हैं। अगर वो सच्चाई नहीं बता रहे हैं तो आप उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकते हैं। ये सब आपका जनतांत्रिक अधिकार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको चीनी विदेश मंत्रालय, चीनी रक्षा मंत्रालय, चीन की सरकार की बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए कि जो चीन कह रहा है वो सही है, जो भारत सरकार कह रही है वो गलत है? एतराज़ मेरा केवल यहीं पर है, सरकार से सवाल करने पर नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी चीन जो कहता है उस पर आंख बंद करके भरोसा करती है, उसी को सही मानती है, और भारत सरकार जो कहती है उसको सरासर झूठ मानती है, गलत मानती है? तो भाई, गलत आप मानते हैं तो आप तो कोई उसके खिलाफ कदम उठाएंगे कि नहीं? संसद में बोल रहे हैं तो आपके पास प्रिविलेज का जो है अधिकार है, हथियार है। संसद के बाहर बोल रहे हैं तो आपके पास अदालत में जाने का अधिकार है। तो अपने इस अधिकार का इस्तेमाल तो कीजिए। अगर सरकार इतना बड़ा झूठ बोल रही है देश के लोगों से, तो सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए, उसको सजा दिलाने के लिए मैं कह रहा हूं, चाहे प्रिविलेज मोशन का जो है औजार हो और चाहे अदालत में जाने का औजार हो, उसका इस्तेमाल विपक्ष को जरूर करना चाहिए। या ये साबित करना चाहिए कम से कम डॉक्यूमेंट्री बेसिस पर या किसी और तरीके से कि ये जो सरकार ने कहा है, सरकार का जो बयान है, ये पूरी तरह से गलत है, देखिए सच ये है। लेकिन वो सच बताने के लिए आप चीन के बयान को अगर सामने लाएंगे तो फिर शंका पैदा होगी। और उसके बाद जब डोकलम का मामला चल रहा था, ये बात कई बार कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी रात के अंधेरे में मिलने गए चीनी राजदूत से, और ये खबर बाहर आ गई तो उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि मिलने नहीं गए थे। अगले दिन चीन के दूतावास ने कह दिया कि मिलने आए थे। तो मैंने एक डिप्लोमेट से पूछा कि भाई, बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जो है वो चीन का एसेट बन गई है। तो अगर राहुल गांधी चीन का एसेट है तो चीन ने उनको एक्सपोज क्यों किया? वो उन्होंने कहा कि हम नहीं मिलने गए थे, चीन उसका समर्थन कर देता, दूतावास बोल देता कि नहीं, हमसे तो नहीं मिलने आए थे, या हमसे नहीं मिलते, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये भी नहीं करना चाहते थे चुप रह जाते, न उसका कोई खंडन करते और न ही उसका जो है मानने की बात करते। तो उनका कहना था कि चीन इस तरह से डील नहीं करता, चीन छिप छिपा कर काम इस तरह से नहीं करता। उसका कहना है कि अगर आप हमारी मदद चाहते हैं तो खुलकर सामने आइए। और आपको पता ही है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत
की कांग्रेस पार्टी के बीच में एक MOU साइन हो चुका है मनमोहन सिंह की सरकार के समय, जिस MOU के चित्र हैं उपलब्ध हैं सार्वजनिक रूप से, जिसमें राहुल गांधी दस्तखत कर रहे हैं, सोनिया गांधी पीछे खड़ी है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं बताया कि वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या था, उसमें क्या कहा गया था, क्या वादा किया गया था चीन की ओर, कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो ये संदेह पैदा करता है। हो सकता है उसमें ऐसा कुछ ना हो जो भारत के हितों के खिलाफ हो, तब तो और ज़्यादा कांग्रेस को सामने आकर बताना चाहिए कि देखिए ये है डॉक्यूमेंट, इसमें आप बताइए क्या है भारत के खिलाफ। तो जब आप छिपाते हैं इस बात को तो उससे शक पैदा होता है, और हो सकता है वो शक गलत हो। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि वो शक गलत हो सकता है, लेकिन वो सच्चाई ट्रांसपेरेंसी से सामने आती है। तो बहुत बड़ा मुद्दा मानकर चल रहे थे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम, कि मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये बड़ा इमोशनल मुद्दा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो प्लैंक है नरेंद्र मोदी की सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का, उसको पंक्चर कर देंगे। ये चीन का मुद्दा जो है ये राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा, और बीजेपी को हम दिखाएंगे कि ये बात राष्ट्रवाद की करती है, लेकिन ये राष्ट्र के खिलाफ काम करती है, राष्ट्र हितों का संरक्षण नहीं कर पाती है। वो जो पूरा गुब्बारा फुलाया गया था उसको इन बयानों ने, पहले हमारे विदेश मंत्री के बयान ने और फिर चीनी विदेश मंत्री और उनके रक्षा मंत्रालय के बयान ने पंक्चर कर दिया। तो इससे जो है, अब आप देखिए जियोपॉलिटिक्स कैसे बदल रही है, भारत का दबदबा कैसे बढ़ रहा है। अभी UN जनरल असेंबली का सेशन चल रहा था, शायद ख़त्म हो गया है कि चल रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे उसमें, और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन भी गए थे। 5 अगस्त 2019 को जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370-35 से हटाया गया, तुर्की लगातार कश्मीर का मुद्दा UN जनरल असेंबली में उठाता रहा है। द्विपक्षीय मुद्दा बात होनी चाहिए, उसके बाद UN रेजोल्यूशंस की कभी बात हो तो 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 तक इस मुद्दे को तुर्की उठाता रहा है। और ये भी ध्यान दीजिए, इससे पहले ऐसा कब हुआ था कि कश्मीर का मुद्दा लगातार इतने समय तक दुनिया के सिर्फ 2 देश संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में उठाते हों, पाकिस्तान और तुर्की। 2024 में ये पहला मौका है जब तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने कश्मीर के मुद्दे का जिक्र भी नहीं किया अपने भाषण में। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, और ये कश्मीर लॉबी के लिए उससे भी बड़ा सेटबैक है कि एकमात्र जो सहारा था उनका, एकमात्र जो समर्थक था, वो उसने भी पाला बदल लिया। तो क्यों बदल लिया? तुर्की को जियोपॉलिटिक्स में जो चेंज हो रहा है वो समझ में आ रहा है, और तात्कालिक कारण जो है तुर्की को ब्रिक्स में शामिल होना है। ब्रिक्स आपको मालूम है इंडिया, ब्राज़ील, रशिया और चाइना का और साउथ अफ्रीका का एक संगठन है। इसको जो है पिछले साल तय किया इन देशों ने कि इसको विस्तार दिया जाए, और इसमें कुछ और देशों को शामिल किया गया। 1 जनवरी 2024 से ये देश इसमें शामिल हो गए। इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनको शामिल कर लिया गया। तो 1 जनवरी 2024 से ये भी ब्रिक्स के सदस्य बन गए। अभी अक्टूबर में 22 अक्टूबर को रूस में ब्रिक्स देशों के सदस्य देशों का सम्मेलन होने वाला है, बैठक होने वाली है। तुर्की चाहता है कि उससे पहले उसको भी शामिल कर लिया जाए, और तुर्की को अच्छी तरह से पता है कि ये तभी संभव है जब भारत चाहेगा, यानी मोदी जब चाहेंगे तभी तुर्की ब्रिक्स देशों का जो संगठन है उसका सदस्य बन सकता है। अब आप जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से इसको और देखने की कोशिश कीजिए। अगर तुर्की सदस्य बन जाता है, जिसकी प्रबल संभावना है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, भारत ने भी अभी तक कोई विरोध नहीं किया है, भारत विरोध न करे इसीलिए जम्मू कश्मीर का मामला तुर्की के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में नहीं उठाया।
उसके अलावा भी वो जो है बदले बदले से कुछ नज़र आ रहे हैं कुछ मामलों में। तुर्की पहला नेटो का सदस्य देश होगा जो ब्रिक्स में शामिल होगा। ये नेटो के सदस्य देशों के लिए बड़ी चिंता का कारण बनेगा। तो जियोपॉलिटिक्स में इस तरह से आप कह सकते हैं छोटी घटना है, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना के होने का संकेत दे रहा है। अभी तक किसी ऐसे फोरम में नेटो के सदस्य देशों का कोई देश शामिल नहीं हुआ है। तुर्की शामिल हो रहा है और नेटो के सदस्य देश जो है वो इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स में हो रहे इस परिवर्तन को समझिए। और आने वाले दिनों में ब्रिक्स एक बड़ी शक्ति के रूप में, खासतौर से आर्थिक शक्ति और विकास की योजनाओं में आपसी सहयोग, इन्वेस्टमेंट, रोजगार, इन सब मामलों में बड़ी शक्ति के रूप में उभरने वाला है। तो ये जो चीन को लेकर इस सरकार के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, वो अभियान पूरी तरह से पंक्चर हो रहा है। इस समझौते की जैसे ही घोषणा होगी, इस मुद्दे के गुब्बारे की पूरी हवा निकल जाएगी। आधी से ज़्यादा तो अभी निकल गई है, जब हमारे विदेश मंत्री का बयान आया और चीन के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का बयान आया कि दोनों देशों में सहमति क्या बन रही है। सहमति ये बन रही है कि 2020 में जब ये विवाद शुरू हुआ, उससे पहले की जो स्थिति थी उसको बहाल किया जाए। दूसरा बड़ा मुद्दा है, शायद इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, और वो है डी एस्केलेशन का। 4 साल से दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर तैनात हैं। दोनों के लिए भारी खर्च है। उसके अलावा आर्थिक संबंधों में भी उस तरह की स्थिति नहीं रह गई है। भारत ने चीन को जाने वाली फ्लाइट्स बंद कर दी हैं, उससे चीन में बड़ी चिंता है, बड़ा नुकसान हो रहा है। तो चीन को भी समझ में आ रहा है कि भारत से लड़ने की स्थिति में वो नहीं है। उसका इरादा जो भी हो, उसकी भले ही विस्तारवाद की नीति हो, लेकिन आज का जो भारत है उससे चीन युद्ध में हार जाएगा, जीत जाएगा, ये तो आकलन की बात है, अंदाजे की बात है। लेकिन चीन को पहले डोकलम और उसके बाद लद्दाख में जो हुआ, उससे ये एहसास हो गया कि वो भारत से लड़ नहीं सकता। लड़ाई में जीत, फिर कह रहा हूँ, जीत हार की बात तो बाद में होती है, पता बाद में चलता है कौन जीता कौन हारा। लेकिन चीन को ये एहसास हो जाना कि वो भारत से लड़ नहीं सकता और भारत की मांग के आगे उसका झुकना और जहां खड़ा है उससे पीछे हटना, ये भारत चीन संबंधों की ही बात नहीं है, पूरे जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। क्योंकि हमारी सेनाएं, बड़ी मात्रा में सेनाएं हैं और चीन को समझ में आ रहा है कि जितने बड़े पैमाने पर भारत ने डिप्लॉयमेंट किया है, उसके बाद चीन की ये हिम्मत नहीं है कि वो युद्ध के बारे में सोचे भी। दोनों देशों के जो कोर कमांडर हैं उनमें लगातार बैठक हो रही है। किस लिए हो रही है? कि कोई भी छोटी सी भी ऐसी घटना ना हो जो चिंगारी बनकर आग लगाने का काम करे, जो स्थिति को बिगाड़ने का काम करे। तो इसलिए चीन को पता है कि भारत से संबंध बिगड़ने का नुकसान क्या होगा और भारत से अच्छे संबंध का फायदा क्या होगा। एक और एक्सिस बन रही है, अभी उसने ठोस शक्ल नहीं अख्तियार की है, वह है भारत, रूस और चीन। इससे अमेरिका और यूरोप को चिंता होगी, लेकिन वो अभी ठोस शक्ल लेगी। हालांकि अनौपचारिक रूप से भारत और रूस की दोस्ती का तो पता ही है, उसमें औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूप से बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब अमेरिका यूरोप ने इतने सैंक्शंस लगा रखे हैं रूस से, तब भी भारत ने रूस से संबंध बिगाड़ना तो छोड़िए और ज़्यादा बढ़ाया है और ज़्यादा मजबूत किया है। तो अगर भारत, रूस और चीन साथ आ जाते हैं तो ऐसा हो अमेरिका और यूरोप कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन इसको रोकेंगे कैसे? अब ये सब कुछ निर्भर करता है चीन पर कि वो अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट किस में देखता है, भारत से संघर्ष में या भारत से दोस्ती में। तो आने वाले समय में ये चीज़ें और स्पष्ट होंगी धीरे धीरे। ये विवाद जो है एलएसी का थोड़ा सुलझने दीजिए, उसके बाद बातें और स्पष्ट होंगी। लेकिन इतना तो तय है
कांग्रेस पार्टी, उसके सहयोगी दलों और उसके इकोसिस्टम का ये जो गुब्बारा था उसकी हवा निकल गई। तो ये मुद्दा, एक और बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के हाथ से छिन गया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।